नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, तबियत खराब होने से 2-4 दिन में वीडियो नहीं बना पाए। वापस आ जाते हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 एसएसटी। देखिए दोस्तों, अपना जो रिवीजन की चल रहा है उसकी जो श्रृंखला है उसमें अपने ले रखी है एनसीईआरटी कक्षा 10 का, तो एसएसटी की रिवीजन की चल रही है और उसका आज डे है 4। आज चौथा दिन है। शुरू के 2 दिन में हमने एनसीईआरटी की जो पॉलिटिकल है उसकी बात की, फिर ज्योग्राफी की बात की और आज डे 4 है। तो आज हम बात करेंगे एसएसटी में कृषि के बारे में। देखिए दोस्तों, कृषि जो है भारतीय कृषि के अवशेष सिंधु सभ्यता के टाइम से मिले हैं। सिंधु सभ्यता का एक क्षेत्र है कालीबंगा, उस कालीबंगा में भी जो धान की कृषि के अवशेष मिले हैं, वहां पे क्रॉस फसल के जो है अवशेष मिले हैं। क्रॉस फसल इस तरीके से और इस तरीके से ग्रिड पद्धति के द्वारा, इस कृषि पद्धति को बोलते हैं ग्रिड पद्धति। तो कृषि के अवशेष भारत में सिंधु सभ्यता के टाइम से है और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी वो थी जौ, जिसे शास्त्रों में यव कहा जाता है। यव आज भी हमारे दर्शन में जौ को यव कहा जाता है। तो कृषि की अगर बात करें तो कृषि बहुत प्राचीन है और कृषि के कुछ प्रकार हैं। जब कृषि का प्रारंभ हुआ तब कृषि होती थी कतर्न दहन, कतर्न दहन प्रणाली। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है? प्रारंभ में मानव ने जब कृषि करना प्रारंभ किया तो जंगल जो थे वो साफ करता आग लगा के और उसमें बीज बखेरता और वहां कृषि करता। 1-2 साल वहां कृषि करता, फिर वो भूमि की जब उर्वरता शक्ति कम हो जाती तो उस जगह को वो छोड़ देता और दूसरी जगह जाकर के दूसरे जंगल को साफ करता और वहां कृषि करता। तो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह बार बार जाकर के वनस्पतियों को साफ कर करके और जो खेती करता उसे बोलते हैं कतर्न दहन प्रणाली। ये अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, तो वहां से जूमिंग कृषि बोलते हैं, जूम कृषि बोलते हैं। कतर दहन प्रणाली को जूम कृषि बोलते हैं। फिर ये तो प्रारंभिक है। फिर उसके बाद में आई जीवन निर्वाह कृषि, कि मानव जीवन जीने के लिए खेती करने लगा, जिसमें हाइब्रिड बीज नहीं थे, सामान्य कृषि होते थे, सामान्य औजार थे उनसे कृषि होती थी, जीवन निर्वाह कृषि। फिर जब जनसंख्या बढ़ी और उत्पादन की आवश्यकता ज्यादा बढ़ी जनसंख्या बढ़ने पे, तो उसने गहन जीवन निर्वाह शुरू किया। गहन जीवन निर्वाह कृषि। गहन जीवन निर्वाह कृषि से तात्पर्य है कि कम जगह पर हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करके, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके अधिक उपज, अधिक पैदावार प्राप्त करना कौन सी कृषि कहलाई? गहन जीवन निर्वाह कृषि। जिसमें केमिकल खाद बीज का प्रयोग करके हम ज्यादा उत्पादन लेते हैं, वो होती है गहन जीवन निर्वाह कृषि। फिर जब और विकास हुआ तो मानव को इसका व्यापार करने लगा, फसलों को बेचकर लाभ कमाने लगा, तो उसे बोलेंगे हम वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि जैसे चाय है, चाय एक वाणिज्य कृषि है, गन्ना है, कॉफी है, तो ये फिर धीरे धीरे व्यवसाय कृषि पे आया। एक होता है एक बहुत सारे क्षेत्र में, एक ही बहुत बड़े क्षेत्रफल में एक ही प्रकार की फसल बोई जाए, वो कहलाती है रोपण कृषि। रोपण जैसे चाय के बड़े बड़े बागान, गन्ने के बड़े बड़े खेत, तो गन्ना, चाय, तो ये क्या है? रोपण कृषि होगी। कौन सी होगी? रोपण कृषि, जो बहुत बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ये तो बात हो गई कृषि की, जब कृषि कैसे कैसे। अब बात करेंगे फसलों के बारे में। भारत में 3 प्रकार की फसल ली जाती है, खरीफ, रबी और जायद। देखिए, जायद की जो फसल है वो खरीफ और रबी के बीच में बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोते हैं? जून, जुलाई, अगस्त में, और काटते कब है? अक्टूबर, नवंबर में। भाई जून जुलाई में बोएंगे और अक्टूबर नवंबर में काटेंगे। कौन सी फसल? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में क्या है? ज्वार, बाजरा, गुआर, उत्तर भारत में तिल, मूंगफली आदि जो फसलें हैं
वो है खरीफ की फसलें, तो जून जुलाई में बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में काटी जाएगी। फिर नवंबर में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर बोई जाती है रबी की फसल। रबी गेहूं, जौ, सरसों, चना आदि फसलें जो है वो रबी की फसलें हैं, जो नवंबर दिसंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में काटी जाएगी। जैसे कि अभी मार्च चल रहा है, तो अभी कौन सी फसल की कटाई हो रही है? रबी की फसल की कटाई हो रही है। गेहूं की कटाई हो रही है, सरसों काट ली गई है, चने काट लिए गए हैं। तो जैसे ही रबी की फसल समाप्त हुई, अप्रैल तक आते आते रबी की फसल समाप्त हो जाएगी। फिर अप्रैल से लेकर जून जुलाई के बीच में जो गैप है, इस बीच में जो इस गैप में बोई जाती है वो फसल कहलाती है जायद की फसल, जिसमें मुख्यतः क्या होती है? फल और सब्जियां होती हैं। फल और सब्जियां जैसे मतीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, विभिन्न प्रकार की सब्जियां। तो बीच का जो गैप इसमें बोई जाती है जायद की फसल। तो भारत में 3 प्रकार की प्रमुख फसल है, खरीफ, रबी और बीच में जायद है। अब बात करेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा क्या होता है। तो भारत में चावल जो है वो सबसे ज्यादा पैदा होता है और गन्ने के उत्पादन भारत का दूसरा स्थान है। तो अब हम फसलें बहुत सारी हैं, लेकिन एनसीईआरटी के कक्षा 10 के एसएसटी में जो टॉपिक है उसके अनुसार हम बात करेंगे। तो देखिए, डाओ, डीईओ, डाओ एक कृषि औजार है। देखो, जब कतर दहन प्रणाली जब प्रचलित थी, जब मानव ने कृषि प्रारंभ किया, तो एक औजार काम में लेने लगा तब, जिससे बोलते डाओ। डाओ ये औजार साफ करके निर्गुणा का काम आता है। डाओ एक कृषि औजार है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि। अब डाओ का संबंध कब से है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। उस समय कृषि की आधुनिक औजार नहीं थे, पत्थर से बनाए औजारों से मानव प्रयोग करता था, और उसी में एक औजार है वो है डाओ, जो ये इसका संबंध है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। कतर दहन प्रणाली जो प्रारंभिक कृषि थी, कतर दहन प्रणाली। अब इसके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। होती क्या है? जंगल को साफ करके 2-4 साल कृषि करना, फिर उसको छोड़ करके फिर और आगे चले जाना, फिर जंगल को साफ करना। तो इस प्रकार की प्रणाली थी, वो थी कतर दहन प्रणाली। अब इसे क्या कहां का? नागालैंड उत्तर भारत में से बोलते हैं झूमिंग कृषि या झूम कृषि। मैक्सिको में कतर दहन कृषि को बोलते हैं मिल्पा, मिल्पा मैक्सिको में। इंडोनेशिया में बोलते हैं लदांग, इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं? लदांग। और वियतनाम में बोलते हैं रे। उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि, इंडोनेशिया में लदांग, मैक्सिको में मिल्पा और वियतनाम में रे। ये किसके नाम है? झूमिंग कृषि के नाम, अर्थात कतर दहन प्रणाली कृषि के नाम। भारत की बात करें तो भारत में मध्य प्रदेश में बोलते हैं बेबर या दैया, बेबर या दैया। किसे बोलते हैं? कतर दहन प्रणाली कृषि को क्या बोलते हैं? बेबर या दैया। आंध्र प्रदेश में बोलते हैं पोंडू पोंडा, ऐसा नहीं पोंडू पेडा। आंध्र प्रदेश में झूमिंग कृषि को या कतर दहन प्रणाली क्या बोलते हैं? पोंडू पेडा, पोंडू पेडा। और उड़ीसा में बोलते हैं पामा डाबी कोमान, पामा डाबी कोमान। उड़ीसा में झूम कृषि बोलते हैं पामा डाबी कोमान, पामा डाबी या कोमान। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में झूमिंग कृषि को बोलते हैं वालर या वालरा। राजस्थान में इसे वालरा कृषि या वालर कृषि बोलते हैं, जो कि सॉरी दोस्तों, जो कि आदिवासी क्षेत्र या जो दक्षिणी भाग है जो राजस्थान का, डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहां पे ये कृषि पाई जाती है कतर दहन वाले डूंगरपुर बांसवाड़ा में, वहां से बोलते हैं वालर कृषि या वालरा। रोपड़ कृषि मैंने बताया कि बहुत क्या होती है? लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल, लेकिन लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाना, जैसे गन्ना ही गन्ना उगाना, चाय चाय और बहुत लंबे लंबे बागान, उसे बोलते हैं रोपड़ कृषि। अब रोपड़ कृषि में कौन कौन सी? देखो, चाय है, कॉफी है, रबर है, गन्ना है, केला है। ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में एकल कृषि होती है जिसे बोलते हैं रोपड़ कृषि। आस, ओस, अमन और बोरो, ये क्या? धान की फसलें। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो चावल बोया जाता है उस चावल की फसल है ओस, अमन और बोरो, ओस, अमन और बोरो। डबल ए बी, डबल ए बी ये क्या है? डबल ए बी आब, ये क्या है?
धान की फसल है। ओस अमन बोरो, ओस अमन बोरो जो बंगाल बिहार उड़ीसा में धान की फसल है उसका नाम है। रबी और खरीफ की फसल के बीच में बोई जाने वाली फसल जायद कहलाएगी। कब बोई जाती है? अप्रैल, अप्रैल से जून के मध्य जो फसल होती है वो होती है जायद। और इसमें क्या होता है? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, मतीरा और विभिन्न प्रकार की सब्जियां, यह है जायद की फसल। अभी नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाजों पर काफी फोकस किया है और मोटा अनाज हार्ट के लिए अच्छा है, हार्ट के मरीजों के लिए अच्छा है और मोटे अनाज को भारत में बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा जो अनाज माना गया है वो माना गया मोटा अनाज। अब मोटा अनाज कौन सा? मोटा अनाज का मतलब मोटा मोटा अनाज नहीं है। मोटे अनाज में बाजरा, दिखने में बाजरा बिल्कुल पतला होता है लेकिन किस में आता है? मोटे अनाजों में। अब देखिए ज्वार, बाजरा और रागी ये मोटे अनाजों में शामिल है और इन पर भारत सरकार द्वारा सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है ज्वार, बाजरा और रागी क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभदायक है और विशेषकर हार्ट के लिए तो सबसे स्वास्थ्यवर्धक है। ज्वार, बाजरा, रागी ये मोटे अनाज कहलाते हैं। रागी जो फसल है वो स्वास्थ्यवर्धक क्यों है? क्योंकि इसमें लोहा तत्व है और आयरन कैल्शियम पाया जाता है और भारत में आयरन कैल्शियम की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है बच्चों में, महिलाओं में। तो उसकी पूर्ति करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? रागी, कि रागी की फसल हो, रागी का भोजन करो। शाकाहारी भोजन जो है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें है? दाल में। देखो मांसाहारी की बात अलग है, शाकाहारी अगर बात करें तो शाकाहार में दाल ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा क्या है? प्रोटीन है दाल में। अब जो दाल है, अब दाल की विशेषता, दाल जो है विभिन्न प्रकार की जो दालें हैं वो हमारी उपजाऊपन को बनाए रखती है, मिट्टी को उपजाऊ को बनाए रखने में सबसे ज्यादा शामिल है क्योंकि वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करके अपने आप जो है भूमि की उर्वरता बनाए रखती है। इसलिए दालें जो है वो भूमि की एक मित्र है अर्थात उपजाऊपन की एक अच्छा मित्र है। विभिन्न प्रकार की दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता बनाए रखती है। तो दोस्तों देखिए अगर आपको खेत में चने उगाने हैं तो आपको खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि चना जो है, दाल जो है, चने की जो दाल है, चना जो है वो भूमि से स्वतः ही नाइट्रोजन की उर्वरकता लेकर बनाए रखता है। तो ये क्या है? भूमि की उर्वरता बनाए रखने में। इसलिए दोस्तों फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए। अगर आपने 2 साल तक गेहूं बोए हैं, गेहूं क्या करता है? उर्वरक शक्ति को कम करता है। तो अगले साल उसमें क्या उगाना चाहिए? या तो दालों वाली फसल उगानी, जैसे चना हो गया, सोयाबीन हो गया, ये उगाना चाहिए, या उसमें ग्वार उगाना चाहिए क्योंकि ग्वार भी भूमि की उर्वरकता को बनाए रखता है। इसलिए हमारे यहाँ पे फसलों को बदल बदल कर बोया जाता ताकि भूमि की उर्वरकता शक्ति बनी रहे। अब जो फसल व्यापार के उद्देश्य से बोई जाए जैसे चाय है, कॉफी है, रबर है, तो वो कहलाती है वाणिज्य कृषि, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। वाणिज्य कृषि कौन सी? जो फसल व्यापार के लिए बोई जाए। अब विश्व में ब्राजील का गन्ना उत्पादन प्रथम स्थान है। गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है? ब्राजील में होता है और भारत का स्थान है दूसरा। दूसरा स्थान भारत का विश्व में है गन्ने के उत्पादन। तिलहन की बात करें सॉरी दोस्तों, तिलहन की बात करें तो चीन का प्रथम स्थान है और भारत का द्वितीय स्थान। तो कृषि के मामले में भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के मामले में भारत की स्थिति काफी समृद्ध है। तिलहन में भी भारत का दूसरा स्थान है। कुल बोए गए क्षेत्रफल में 12% भूभाग पर तिलहन होता है। जितना फसल, जितने क्षेत्र पर फसल बोई जाती है उसके 12% भाग पर क्या उगाते हैं हम? तिलहन। और उस 12% में भी जितना हम तिलहन उगाते हैं उसके 50% भूभाग पर अकेला मूंगफली उगाया जाता है। या यूं कह सकते हैं कि तिलहन में सबसे ज्यादा क्या उगाती है? मूंगफली। तिलहन का 50% भाग मूंगफली का है। तिल उत्तरी भारत में तो खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की। तिल एकमात्र ऐसी फसल है जो नॉर्थ इंडिया में तो खरीफ की फसल है और साउथ इंडिया में रबी की फसल, अर्थात रबी और खरीफ दोनों फसलों में बोई जाने वाली एकमात्र फसल कौन सी? तिल। नॉर्थ इंडिया खरीफ, साउथ इंडिया रबी। सॉरी दोस्तों, तबियत थोड़ी सी डाउन है। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा, कॉफी
जो है उसकी कौन सी किस्म है? अरेबिका, जो कर्नाटक के केरल में ज्यादा पाई जाती है। भारत में कॉफी का पौधा यमन से लाया गया था। यमन से पहली बार कॉफी का पौधा लाया गया। और कौन सी किस्म है? अरेबिका किस्म है। रबर की बात करें, रबर एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र जब बारिश ज्यादा होती है, टेम्परेचर हाई होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बोलते हैं। और भारत में रबर कहां होगा? भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का है साउथ में, केरल है, कर्नाटक है, तो तमिलनाडु है, तो रबर भी कहां होगा? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, जहां पे भूमध्य रेखीय क्षेत्र की जलवायु पाई जाती है। रेशम की बात करें तो रेशम का कीड़ा जो है वो मलबरी पेड़ पर, उसकी पत्तियों पर पाला जाता है। मलबरी एक पेड़ है, उसकी हरी पत्तियों पर रेशम का कीड़ा पाला जाता है, जिससे रेशम का उत्पादन, रेशम के कीड़े से कोकून नामक से हम रेशम का जो है उत्पादन होता है। रेशम के कीड़े के कोकून से रेशम प्राप्त होता है, और ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, तबीयत खराब होने से थोड़ा सा परेशानी हो रही है बोलने में। सुनहरा रेशा किसे कहेंगे? जूट को। जूट विश्व में सबसे ज्यादा, बांग्लादेश, जूट की राजधानी ढाका थी। अविभाजित भारत एक नंबर पे था, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो वो बांग्लादेश में चला गया। सुनहरा रेशा कहलाता है जूट, और सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। आपको याद है ढाका की मलमल प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है वो। भूदान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जो रक्तहीन क्रांति है, जिसमें किसी का रक्त नहीं, भूदान, भूमि का दान, ये एकमात्र ऐसी क्रांति जो रक्तहीन क्रांति है, इसे बोलते भूदान आंदोलन। भूदान, भूमि का दान। दोस्तों, भारत सरकार ने कृषि की समस्याओं के निवारण के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है भारत सरकार द्वारा। उस पर कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां, नई नई तकनीकें, बीजों का प्रयोग कैसे करने, निराई उड़ाई कब करनी, खाद कब डालने, विभिन्न प्रकार की एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारी जानकारियां जो है वो उसमें लॉन्च की है। और उस वेबसाइट का नाम है किसान पोर्टल, जो है वो है http://farmer.gov.in, farmer.gov.in। इसके ऊपर आपको कृषि से संबंधित सभी जानकारियां मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज डे 4 की क्लास। डे 5 में हमारी जो है नेक्स्ट क्लास चलेगी एसएसटी रिवीजन क्विक एनसीईआरटी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।